सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि बहुत दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे कि सर आप क्लासें नहीं करा रहे हैं, क्या कहते हैं CDP की, तो मैं फिर से एक बार मैंने शुरू कर दिया CDP की क्लासें कराना। अब आपको मैं 3 दिन हिंदी और 3 दिन CDP की क्लासेस कराऊँगा, और जैसे ही हिंदी कोर्स ख़त्म होता है उसके बाद मैं संस्कृत की भी क्लासें कराऊँगा। तो चालू करते हैं। तो बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप चाहे यूपी टेट दे रहे हैं, अगर सीटेट दे रहे हैं तो अति यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो पैटर्न मैं लेके चलूँगा ये सीटेट वाला ही लेके चलूँगा, ताकि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ना फेस करनी पड़े सीटेट के एग्ज़ाम में। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम एक इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसको टारगेट करना हमारा एक लक्ष्य होता है, ताकि आप सीटेट एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही अच्छा कर पाएँ, ताकि आपको इंडिया लेवल की एलिजिबिलिटी मिल पाए। और इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि एक ये समस्या बन के रह गया है CDP। तो CDP के का जो जितना भी है पेडागोजी है, जितना भी साइकोलॉजी है, सब में मैं एक एक करके अब आऊँगा। रेगुलरली आपको हफ्ते में 3 वीडियो 4 वीडियो मिलेंगी CDP की, और 3 से 4 वीडियो ही हिंदी की मिला करेंगी बिना स्किप किए हुए। तो आज आप समझिए पर्सनालिटी। तो अब अगर पर्सनालिटी की चर्चा करते हैं हम प्यारे बच्चे, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, सबसे पहले तो बात करते हैं ये शब्द बना किससे है, ये आया किस भाषा से है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर प्यारे बच्चे हम बात करें पर्सनालिटी की, तो जो पर्सनालिटी शब्द होता है, जो पर्सनालिटी शब्द है ये बना हुआ है परसोना शब्द से। किससे? परसोना। हिंदी में हम ऐसे भी लिख देते हैं, परसोना शब्द से बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है मुखौटा या नकाब, या आप कह सकते हैं नकली चेहरा। तो इसका जो परसोना का जो मतलब होता है मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा। यानी कोई भी, जैसे हुआ क्या करता था, अब देखो ये लिया कहाँ, सबसे पहले ये समझो लिया कहाँ से गया है। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। तो क्या होता था कि जब आप जानते हैं लैटिन भाषा में क्या होता है कि जब नाटक किए जाते हैं, जब मंचन किया जाता था, तो जो कलाकार होते थे वो दूसरे कलाकारों की नकल करने के लिए उनका वैसा मुखौटा लगाते थे, वैसा चेहरा लगा करके क्या किया करते थे, उनका मंचन किया करते थे। तो वहीं से शब्द आया परसोना। परसोना का मतलब होता है मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा, यानी जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो जब शुरुआत इसकी हुई तब तो इसका मतलब था कि जो सामने दिख रहा है वही पर्सनालिटी होती है। आप मुझे बताइए कि अगर कोई भी आदमी है लंबा पूरा हट्टा कट्टा सा है, क्या वो उसकी पर्सनालिटी है? क्या उसके पर्सनालिटी है? तो आप कहेंगे सर जी पर्सनालिटी उसके कपड़े, उसका चलने का ढंग, उसका व्यवहार, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशंस, यानी जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मिला करके कहीं ना कहीं पर्सनालिटी बनती है। तो इसका मतलब तो होता था मुखौटा, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि जो बाहरी आवरण है, जो हमें दिख रहा है वही पर्सनालिटी। नहीं, पर्सनालिटी के अंतर्गत हम उन सभी चीज़ों को रखते हैं, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतरिक हो, उन सभी चीज़ों को रखते हैं जिनसे कि सामने वाला प्रभावित होता है, उसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। यानी अगर आपका व्यक्तित्व तो अच्छा है, आप कितने लंबे हैं, कितने चौड़े, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है लेकिन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा जितना ज़्यादा मैटर करेगा आपके हाव भाव कैसे हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपका सांवेगिक स्तर कैसा है, आपके दूसरों के प्रति विचार कैसे हैं, आप कैसे भाव रखते हैं दूसरों के प्रति। ये सारी चीज़ें मिला जुला करके एक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो अब हम अगर लिखना चाहें व्यक्तित्व की परिभाषा, तो हम प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, ज़रा समझिएगा। व्यक्तित्व कैसे लिखेंगे? तो हम लिखते हैं कि मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक कारकों को, जो कि सामने वाले मनुष्य को क्या करते हैं, जो कि सामने वाले मनुष्य को प्रभावित करते हैं, इनका मिला जुला रूप,
व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है। अब अगर बात की जाए कि व्यक्तित्व में और क्या, तो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या क्या आते हैं, तो आप लिखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो आप लिखेंगे इसमें क्या आता है, तो इसमें लिखेंगे व्यक्ति की शारीरिक बनावट आती है, उसका रहन सहन का स्तर आता है, उसके विचार आते हैं, उसका सांवेगिक स्तर आता है, उससे क्या आता है, उसका सांवेगिक स्तर आता है, और आप कह सकते हैं कि उसका स्वभाव आता है, उसकी बुद्धि आती है, लिख सकते हैं उसका स्वभाव आता है, उसकी बुद्धि आती है। आगे अगर हम बात करें उसका सौंदर्य आता है। तो ये बच्चे सारी चीज़ें मिल करके, तो इसमें देखो आप कुछ देख रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। जैसे जो सौंदर्य है ये कैसा है, एक्सटर्नल, बाहर से आपको दिखे कोई व्यक्ति कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, लेकिन उसमें जो बुद्धि है वो आप बाहर से नहीं देख सकते हैं, ये तो इंटरनल है। स्वभाव इंटरनल है, सांवेगिक स्तर इंटरनल है, विचार इंटरनल है, रहन सहन एक्सटर्नल है। आप देख सकते हैं, बाहर देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि व्यक्ति कैसे रहता है। आप शारीरिक स्तर को देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कभी आप पर्सनालिटी को सिर्फ जो हम आप जानते हैं, हम आप पर्सनालिटी कैसे आंकते हैं, तो हम आप कहते हैं कि व्यक्ति ने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा अगर दिख रहा है, उसके बाल अच्छे हैं, उसकी आंखें अच्छी हैं, तो हम कहते हैं कि क्या पर्सनालिटी है। नहीं, वो पर्सनालिटी नहीं है। हो सकता है व्यक्ति जो सामने से दिख रहा है वैसा अंदर से ना हो, अंदर से जब वो अपना मुंह खोलेगा तो वो गटर, उससे गंध ही आएगी। तो ऐसे व्यक्ति को हम व्यक्ति को पर्सनालिटी को हम कदापि अच्छी पर्सनालिटी नहीं कहेंगे। पर्सनालिटी वह होता है जो इन सभी में संतुलन बना के रखे, उसको कहते हैं हम पर्सनालिटी। तो आप सीधी सी बात जान सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य गुणों के संयोग को जिससे कि सामने वाला प्रभावित होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पर्सनालिटी शब्द कहाँ, किस शब्द से बना है, परसोना से बना है। परसोना का अर्थ क्या होता है, मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा। ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। दूसरा अगला क्वेश्चन बनेगा, पर्सनालिटी में हम व्यक्ति के बाह्य गुणों को शामिल करते हैं जिनको हम देख सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, हम व्यक्ति के बाह्य गुणों और आंतरिक गुणों दोनों को शामिल करते हैं, जिसमें हमारा आता है शारीरिक बनावट, रहन सहन, विचार, सांवेगिक स्तर, स्वभाव, बुद्धि और सौंदर्य आदि चीज़ें यहाँ पर आती हैं। बताए समझे कि नहीं समझे, तो इसका स्क्रीनशॉट करेंगे एक बार। समझ गए? तो आपने कहा जी सर। फिर क्या होता है कि पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव में कई सारे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कई सारी परिभाषाएं दी हैं। तो 3-4 परिभाषाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप उनको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है कि कई बार वो पूछी जा चुकी हैं, इसलिए याद रखें। वरना मैं जो परिभाषा उनको रटाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन अभी क्या है, एग्जाम का बच्चे पैटर्न है वैसा ही, तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे तो आप ज़्यादा आराम में रहेंगे। तो हम आप करते हैं, कुछ परिभाषाएं लिख लेते हैं आपकी, जो कि रिलेटेड है किससे, इससे, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। भाई किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आज जो है एग्ज़ाम का पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, कैसे आ सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप सब पढ़ लीजिए, जैसा आया वैसा वहाँ पर परफॉर्म कर दीजिएगा जाके। तो अगर प्यारे बच्चे हम सबसे अगर पहली बात करें, तो जो हमारे गिलफोर्ड महोदय हैं, जो पहली परिभाषा लिखेंगे हम लोग, वो हम लिखेंगे गिलफोर्ड के अनुसार। तो जो गिलफोर्ड महोदय हैं वो कहते हैं व्यक्तित्व क्या होता है, उनका कहना है कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यानी व्यक्ति के अंदर जितने गुण हैं, चाहे वो बाह्य गुण हो और चाहे वो आंतरिक गुण हो, का समन्वित रूप माने एकत्रित रूप ही क्या है, व्यक्तित्व है। तो मैं लिख देता हूँ, इनका कहना है, क्या कहना है, इनका कहना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। अब देखो कितनी छोटी छोटी परिभाषाएं, बस इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के बाह्य और व्यक्ति के गुणों का, आप गुण कैसे बाह्य भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। तभी उन्होंने शॉर्ट में कह दिया
कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। इसको कहा है, गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। हम दूसरी जो परिभाषा लेने की कोशिश करेंगे वो हम लेंगे वैलेंटाइन की। किसकी? जिसको आप कहते हैं वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन महोदय ने भी अपनी एक परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने प्यारे बच्चे कहा है कि जो जन्मजात एवं अर्जित प्रेरकों के योग को ही क्या कहते हैं हम? तो कुछ हमारे जो गुण होते हैं, देखिए बच्चे, कुछ जो हमारे गुण होते हैं वो हमारे माँ बाप से जन्मजात हमको मिलते हैं, जो वंशानुक्रम में मिलते हैं, हेरिडिटी में मिलते हैं। परंतु कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम इस संसार में आने के बाद में अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं या सीखते हैं। तो वैलेंटाइन जी कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो क्या है? अर्जित, जन्मजात और अर्जित प्रेरकों यानी गुणों के योग को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये बहुत ही फेमस परिभाषा है, आप इसको याद रखिएगा। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं जन्मजात एवं अर्जित प्रेरकों माने क्या है? ये गुणों है, ठीक है ना? लिख देता हूं ब्रैकेट में, गुणों, प्रेरकों के योग को क्या कहते हैं हम? योग को व्यक्तित्व कहते हैं या पर्सनालिटी कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर हमारे गिलफोर्ड साहब ने क्या कहा? आप देखिए परिभाषाएं याद हो जाती हैं, जनरली छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है व्यक्तित्व। अच्छा, वैलेंटाइन ने क्या कहा? वैलेंटाइन ने कहा है कि जन्मजात एवं अर्जित प्रेरकों या गुणों के योग को हम व्यक्तित्व कहते हैं। फिर एक जो परिभाषा है वो हमारी वुडवर्थ साहब की है, याद रखिएगा। हमारी तीसरी जो परिभाषा है वो वुडवर्थ, हमारी वुडवर्थ साहब की है परिभाषा। वो कहते हैं व्यक्तित्व क्या है? तो वो कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के, ये कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है ये व्यक्ति के व्यवहार का समग्र रूप है। यानी व्यक्ति जो इस जीवन में आता है, व्यक्ति जितने भी प्रकार के प्यारे बच्चे व्यवहार करता है, उसका अगर हम ओवरऑल कलेक्शन कर लें, अगर सबको हम एक साथ में जोड़ दें, तो उसको कहते हैं व्यक्तित्व। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सदैव याद रखेंगे। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र, क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि समग्र रूप है। इन्होंने कहा है जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के व्यवहार का समग्र रूप है, या व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता, ऐसे लिखो, व्यवहार की समग्र विशेषता है। आप इंग्लिश में एक शब्द इसमें याद कर सकते हैं कि ओवरऑल कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज, क्या कह सकते हैं? ओवरऑल कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज, इसको हम कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र, व्यक्ति के व्यवहार की लिख दीजिए, व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, ओवरऑल कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज है। तो ये तीन मैंने आपको परिभाषाएं लिखाई हैं, ये तीनों परिभाषाएं प्यारे बच्चे अभी याद रखेंगे तो आप हमेशा कभी भी दिक्कत में नहीं आएंगे और हमेशा इनको याद रखना है। कुछ जल्दी से स्टार्ट करिए, कर लिया? अब देखिए अगला जो प्यारे बच्चे आता है, अब क्या होता है कि व्यक्तित्व की हमने परिभाषा पढ़ ली, उसका अर्थ पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अभी देखो हम जो बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, ये सब हम अभी बेसिक पर ही बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व के अभी एडवांस लेवल पर गए कोई अभी गया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ बेसिक ही चल रहा है कि बेसिक क्या होता है। देखिए तो अगर हम बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की, तो प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। एक कारक होता है जैविक कारक और दूसरा होता है पर्यावरणीय कारक। भाई जैविक कारक हम जो कोई भी मनुष्य होता है उसका व्यक्तित्व होता है वो दो प्रकार से बना होता है। एक तो उसके जैविक कारक यानी जो उसको माता पिता से मिले हुए हैं,
भाई जो हमारी हेरिडिटी है वो भी तो हमें प्रभावित करती है। तो एक तो कारक हो जाता है जैविक कारक और दूसरा हो जाता है आपका वातावरणीय कारक, या आप कह सकते हैं पर्यावरणीय कारक, या आप कह सकते हैं मनोसामाजिक कारक, सोशल कॉलेज, ऐसे ऐसे कह सकते हैं। मनोसमाज में कह सकते हैं साइकोसोशल फैक्टर कह सकते हैं, और कह सकते हैं आपको जैविक कारक, यानी आप कह सकते हैं कि हेरिडिटिकल फैक्टर। तो हम करते हैं, हमारे पास में इसको प्रभावित करने में 2 कारक होते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, हम पढ़ रहे हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो हम पहले कारकों की बात करेंगे तो हम लिखेंगे पहले कारक कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे सर जी पहले कारक होते हैं जैविक कारक। कौन से? जैविक कारक। अच्छा, अब जैविक कारकों के अंतर्गत क्या, इनको कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, आप जानते ही हैं, हम लिख भी देते हैं, कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। ये आप कहते हैं हेरिडिटिकल फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें कौन कौन आएगा, तो सबसे पहला आप कहेंगे कि सबसे पहला आएगा, उसको कहेंगे वंशानुक्रम। क्या कहेंगे? वंशानुक्रम, जिसको आप कहते हैं हेरिडिटी। आप सब जानते हैं कि अगर वंशानुक्रम या हेरिडिटी सबसे पहले आता है, तो आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर बालक है, अगर वहाँ पर उसके माता पिता गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं या थोड़ा सा एग्रेसिव प्रवृत्ति के हैं, तो बच्चा कितना भी कोशिश करे, लेकिन चूंकि उसके अंदर माता पिता के जीन जरूर हैं, हेरिडिटी जरूर है, इसलिए वो कुछ ना कुछ इससे जरूर प्रभावित रहेगा। तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो कुछ ना कुछ गुस्सा करने वाली जरूर होगी। वातावरण से उसको कितना भी बदल दिया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी जो माता पिता के जो लक्षण हैं वो उस पर जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये प्रभावित करते हैं पर्सनालिटी प्रभावित कैसे करेंगे? वो कितना भी चाहे कि मैं अच्छा इंसान बनूं, मैं गुस्सा ना करूं, क्योंकि उसकी जीन में ऐसा है। तो जब भी कभी वैसी परिस्थितियां आएंगी तो वो प्यारे बच्चे वो गुस्सा जरूर करेगा। दूसरा होते हैं जिनको कहते हैं शारीरिक कारक। ये क्या होते हैं? तो देखो, शरीर का भी बड़ा सारा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, अगर कोई टीचर है, अगर वो ऊंचा पूरा है, अच्छी उसकी मतलब उसकी हाइट अच्छी है, उसका जो है लंबाई चौड़ाई ठीक है, तो वो जब वही चीज़ डिलीवर करता है, देखो 2 टीचर हैं, सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं, वो भी पर्सनालिटी पढ़ा रहा है, कोई दूसरा टीचर भी पर्सनालिटी पढ़ा रहा है, लेकिन एक जो टीचर सामने जो पोडियम पे खड़ा है वो ऊंचा पूरा है, लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, तो उसका जब पढ़ाएगा तो उस पर बच्चे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि उसका जो शारीरिक बनावट है वो कैसी है, उसके पर्सनालिटी में झलक रही है, उसकी जो पर्सनालिटी वो बहुत अच्छी है। और वही अगर कोई टीचर है कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, लेकिन उसकी लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं है, चुकड़ा सा है, सूखा सा है, तो बच्चे उसका मजाक भी कभी कभी उड़ाने लगते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शारीरिक कारक हैं, तो ये भी हेरिडिटीज कहीं ना कहीं आते हैं। क्योंकि अगर किसी के माता पिता कम लंबे हैं, किसी के माता पिता अगर दुबले पतले हैं, तो बच्चा भी संभवतः 80-90% होता है कि माता पिता को ही जाएगा और दुबला पतला ही होगा। तीसरी अगर बात करते हैं हम, तो तीसरा आप जानते हैं प्रभावित करते हैं जैविक कारक में अंतःस्रावी ग्रंथियां। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे प्रभावित करती हैं? देखो, ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, इनको आप बदल नहीं सकते हैं, इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब ये है, प्यारे बच्चे जरा मेरी समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप पुरुष हैं, अगर आपके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब जो अंदर जो जूस स्रावित होते हैं हमारे शरीर के अंदर, अगर वो कायदे से स्रावित नहीं हुए, मान लीजिए कोई लड़की है, उसमें जो पुरुष वाले हार्मोन है वो ज़्यादा स्रावित हो गए, तो उसको मूछें आ जाएंगी, दाढ़ी आ जाएगी, तो उसका समाज में जी पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जो कि उसकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। वो सेम महसूस करेगा, वो समाज में सहज महसूस नहीं कर पाएगी या कर पाएगा। वही अगर लड़का है, अगर उसमें इस प्रकार की कोई दिक्कतें हैं कि उसको दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, थोड़ा सा उसकी आवाज़ लड़कियों जैसी है, तो उसको भी समाज में सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये भी जो अंतःस्रावी, अगर ये सही से काम कर रही हैं, तो आप पूरी तरीके पुरुष हैं या पूरी तरीके स्त्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम चल रहा है। इसका मतलब ये भी जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, और इनको आप बदल नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। जो चौथा जो फैक्टर होता है उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? नर्वस
सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम कैसे प्रभावित करता है? मान लीजिए कि आप टीचर हैं, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, सामने से कोई आ गया और आपसे कोई सवाल पूछने लगा, आप एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। आपको किसी पोडियम पर खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि आपको इस सभा को संबोधित करना है या आपको इन लोगों को एंकरिंग करनी है, आपको इस टाइप की चीज़ें करनी है, आप हड़बड़ा जाते हैं। तो ये भी आपकी पर्सनालिटी में दिक्कत है, ये भी आपकी पर्सनालिटी को गंदा करती है, क्योंकि पहला प्रभाव ही आपका खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 कारक ऐसे होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, जो कि जन्मजात हमारे पास में आते हैं और इनको हम, जैसे इसको तो बदला ही नहीं जा सकता, इसको भी नहीं बदला जा सकता, इसको भी नहीं बदला जा सकता है, और नर्वस सिस्टम होता है, इसको थोड़ा बहुत इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि बताइए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारक नहीं हैं या हैं? आपको टिक करना है, जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। ठीक है, ये 4 प्रकार कारक हमारी हर प्रकार की किताबों में अवेलेबल हैं और ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। समझ गए बात को? स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। हटाइए जल्दी से। ठीक है, अब देखो आगे। एक तो ये प्रकार के कारक हो गए। अब जो दूसरे प्रकार कारक होते हैं प्यारे बच्चे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था दूसरे जो कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, उनको हम कहते हैं मनोसामाजिक कारक। क्या कहते हैं? मनोसामाजिक कारक, जिनको आप कहते हैं साइकोसोशल फैक्टर। ठीक, देखो समझो। अब अभी वो वाले जो कारक थे वो हमारे वंशानुक्रम से आए थे, वो उनको हम बदल नहीं सकते थे, लेकिन ये वाले जो कारक हैं ये किस प्रकार से पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला जो कारक होता है उसको हम कहते हैं परिवार या फैमिली। परिवार या फैमिली हम कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई बच्चा, अगर उसके परिवार में बहुत अच्छा माहौल है, उसके परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, उसके परिवार में सभी लोग हष्ट-पुष्ट हैं, उसके परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, बच्चा भी वैसा ही होगा, उसकी पर्सनालिटी भी वैसी ही होगी। अगर सभी सौम्य हैं, नम्र हैं, बात करने में कृतज्ञता है, तो बच्चे में भी कृतज्ञता आएगी। चरण स्पर्श करते हैं, सबके हालचाल पूछते हैं, बहुत ही मिलनसार है, बच्चा भी मिलनसार होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे में जो जो प्रभाव है वो ऑल ओवर फैमिली का ही तो पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव तो फैमिली का ही पड़ता। अभी कहते हैं जब बच्चा बचपन में होता है तो माँ और फैमिली को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बात करें अगर हम दूसरे कारक की, तो दूसरा जो कारक होता है उसको कहते हैं समवयस्क समूह, जिसको आप कहते हैं पीयर ग्रुप। मतलब ऐसा ग्रुप जिसपे बच्चा उठता बैठता है, जिसपे आप उठते। देखिए, पर्सनालिटी जो है ये बच्चे का ही मापन नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति, किसी भी वृद्ध, किसी भी महिला, किसी का भी मापन कर सकते हैं। अब समवयस्क समूह मतलब वो जिस उम्र में है उस उम्र का उसका समूह कैसा है, जिनके साथ उठता बैठता है वो हैं कैसे, झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उसका उठना बैठना किन व्यक्तियों के साथ में है वो भी उसकी पर्सनालिटी में साफ साफ झलकता है। कोई एक बच्चा है वो ऐसे ग्रुप में उठता बैठता है जहाँ पर गाली गलौज का माहौल है, मारपीट का माहौल है, तो वो अपने घर में भी आकर के, या वह व्यक्ति अपने घर में भी आकर के उस प्रकार की चीज़ें परफॉर्म करने की कोशिश करता है जो कि उसके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। तो अगर आप अच्छे समूहों में बैठ रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अगली बात करें प्यारे बच्चे, तो अगला हमारा क्या होता है? तो अगला जो हमारा होता है उसको कहते हैं विद्यालय। क्या है? विद्यालय या स्कूल। अब देखिए, बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है। स्कूल में कैसा माहौल है? स्कूल में अफरा तफरी का माहौल है। स्कूल के बच्चे गाली देते हैं, स्कूल में कहीं भी उठ कर घूम आओ जाके, स्कूल में डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व में दिखती हैं। अगर बच्चे ने कभी भी स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया है या स्कूल ने फॉलो नहीं कराया है प्यारे बच्चे, तो निश्चित तौर पर वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में भी मिसडिसिप्लिन होगा या डिसिप्लिन्ड नहीं होगा। ऐसी और अगर उसको सही से शिक्षा नहीं दी गई स्कूल में, स्कूल बहुत मायने रखता है। उसको जैसा वहाँ पर सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है प्यारे बच्चे, तो कच्ची मिट्टी के समान होता है। उसका जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसको जैसा चाहे वो वैसा बना दे, चाहे तो बुरा बना दे, चाहे तो अच्छा बना दे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगला जो चौथा है उसको कहते हैं हम पड़ोस, जिसको आप कहते हैं नेबरहुड। नेबरहुड
अब देखिए आस पड़ोस कैसा है, तो आस पड़ोस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आस पड़ोस आपका कैसा है, आपके जो भाई छोटा बच्चा है तो पड़ोस में ही खेलेगा, पड़ोस के बच्चे कैसे हैं तो जैसे उनके घर का माहौल होगा वैसे वो बच्चे होंगे। जब ये उनके साथ में जाएगा तो जब पड़ोसों में खेलने जाएगा वे बच्चा कहाँ जाएगा, आप कहाँ जाते हैं बैठने, पड़ोस में ही जाते हैं। जैसे पड़ोसी होते हैं, कैसे नहीं कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही ख़राब है, तो वहाँ पर पड़ोसियों के चक्कर में ख़राब हो जाता है। 4 पड़ोसी ख़राब है, एक अच्छा था उसको भी ख़राब कर दिया। ठीक है, तो ये सारे जो कारक हैं ये मनोसामाजिक कारक होते हैं जिनको कि हम बदल भी सकते हैं। तो और ये भी हमारे व्यक्तित्व के बहुत ज़्यादा निर्धारक होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव डालते हैं। समझ गए? तो फटाक से इसको हटा दें, कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे इसको। हो गया? तो आप कहेंगे जी हाँ हो गया। देखो अब जो हम आगे बात करेंगे, आपने कारकों पर भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं जो कि आपका जो मुख्य चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, जो कि एग्जाम में आपसे हर बार पूछा जाएगा और जो कि डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। वो क्या होता है, ज़रा ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करें। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने व्यक्तित्व के हिसाब से अपने कुछ आधार उन्होंने बनाए। जैसे किसी ने शारीरिक आधार पर, किसी ने मनोसामाजिक आधार पर, किसी ने सामाजिक आधार पर, तो आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं कि कितने प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति हो सकते हैं। अगर जिनका ये व्यक्तित्व है वो क्या क्या करते होंगे, जिनका ये व्यक्तित्व है वो किस प्रकार के व्यक्ति होते होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम तो हेडिंग यहाँ पर लगा लेते हैं हम प्यारे बच्चे कि व्यक्तित्व के, हेडिंग है हमारी व्यक्तित्व के प्रकार। क्या? व्यक्तित्व के प्रकार। अब जो सबसे पहला जो हम प्रकार पढ़ने वाले हैं वो हम हिप्पोक्रेट्स का पढ़ने वाले हैं। हिप्पोक्रेट्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए, क्या नाम है? हिप्पोक्रेट्स नाम के प्यारे बच्चे एक मनोवैज्ञानिक हुए जो कि कहाँ के थे? ये यूनान के एक चिकित्सा शास्त्री थे। यूनान यानी ग्रीस के ये क्या थे? चिकित्सा शास्त्री, यानी डॉक्टर हुआ करते थे। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है नेचर ऑफ मैन। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है प्यारे बच्चे नेचर ऑफ मैन। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है नेचर ऑफ मैन। इस पे इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। अच्छा, जो इनका आधार था, इन्होंने आधार क्या लिया भाई? अगर आप किसी का भी वर्गीकरण कर रहे हैं, किसी का प्रकार बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बेस तो लिया होगा कि मैं जो लोगों के जो व्यक्तित्व को नापता हूं वो इस आधार पर नापता हूं। इनका जो व्यक्तित्व का आधार था प्यारे बच्चे वो था जीव द्रव्य के आधार पर। जीव द्रव्य के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन बन गए हैं। कौन कौन सा? कि हिप्पोक्रेट्स कहाँ के थे? तो यूनान के थे, और सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने ही हमारे व्यक्तित्व के प्रकार बताने का काम किया था। एक बात सबसे पहले किसने बताया? हिप्पोक्रेट्स ने बताया। इनकी बुक, और बुक इनकी बहुत फेमस है, इनकी बुक का नाम है नेचर ऑफ मैन। उसके बाद अगर सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसने जीव द्रव्य के आधार पर हमारे व्यक्तित्व को प्रकार बताए हैं, तो आप कहेंगे हिप्पोक्रेट्स। अब इन्होंने बताया क्या क्या प्रकार? तो सबसे पहला जो इन्होंने प्रकार बताया, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा काला पित्त। क्या कहा? सबसे पहला प्रकार बताया कि एक जो व्यक्तित्व का प्रकार होता है उसको हम कहते हैं काला पित्त। अब देखिए जो काला पित्त वाला व्यक्ति होगा, आपको दिख ही रहा है, और ऐसे ही होते हैं, काला पित्त नाम से ही इन्होंने प्रकार बताया। और इन्होंने कहा जो काले पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? गुस्सैल होते हैं। कैसे होते हैं? क्रोधी होते हैं, असामाजिक होते हैं। भाई जो क्रोधी होगा, गुस्सैल होगा, वो कैसा होगा? असामाजिक होते। इन्होंने बताया जो काला पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं वो गुस्सैल होते हैं, असामाजिक होते हैं, क्रोधी होते हैं। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर देखो काला नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे पीला पित्त, गलती हो गई है, पीला पित्त। तो पीला पित्त वाले कैसे होते हैं? पीला आप जानते ही हैं, क्रोधी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, असामाजिक होते हैं, और बहुत ज़्यादा उत्पाती टाइप के आदमी हो तो बहुत ज़्यादा झगड़ालू आदमी होते हैं। कैसे होते हैं? झगड़ा बहुत करते हैं, तो ये झगड़ालू आदमी होते हैं। इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने टाइप बताया प्यारे बच्चे, इन्होंने कहा कि जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? काला पित्त। काला पित्त वाली एक पर्सनालिटी होती है।
अच्छा, जो काला पित्त वाले, इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। तो ये जैसे काला किसी के जो जीवन है उसमें क्या है, अंधेरा है, तो वो कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर जी वो उदास रहेगा, वो हताश होगा, वो ज़िंदगी से निराश होगा। तो इन्होंने यही बताया, इन्होंने बताया जो काला पित्त वाले जो आदमी होते हैं उनको, वो उदास होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं जीवन से। उनको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन का लक्ष्य सिर्फ मरना है, ऐसा इनको लगता है। इनकी ज़िंदगी में कोई रौनक, कोई भी चमक धमक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगला इन्होंने कहा कि रक्त प्रधान, अगला जो टाइप इन्होंने बताया प्यारे बच्चे, वो बताया रक्त प्रधान। अब जो रक्त प्रधान है, आप कहेंगे जिसके बॉडी में बढ़िया रक्त है, रक्त का फ्लो अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, तो व्यक्ति कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि सर जी वो जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? खुश मिजाज होगा। कैसा होगा? खुश मिजाज होगा। कैसा होगा? आप कहेंगे सर जी मिलनसार भी तो होगा, क्योंकि जिसके बढ़िया फ्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ होगा। और क्या होगा? खुश मिजाज होगा, मिलनसार होगा, स्वस्थ होगा। और क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी वो आशावादी भी होगा। कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर जी वो आशावादी होगा, किसी भी चीज़ के पॉजिटिव साइड को देखता होगा, नेगेटिव साइड को कभी देखता ही नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट करें, एक टाइप और बचा है, जल्दी से करें इसका स्क्रीनशॉट। लिख लिया? देखो ऊपर की लाइन में हटा देता हूँ ये वाली, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखो फिर इन्होंने एक कहा, जो चौथा टाइप बताया वो बताया श्लेष्म या कफ प्रधान। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि ये वाले जो व्यक्ति होते हैं, अब देखो क्या हुआ कि जो पीला वाला था गुस्सैल था, क्रोधी था, सामाजिक झगड़ालू था। काला पित्त वाला उदास, हताश, निराश था। रक्त प्रधान वाला खुश मिजाज, मिलनसार, स्वस्थ और आशावादी था। और यहीं पर जो श्लेष्म या कफ वाला होता है, ये कैसा होता है? विरक्त होता है। कैसा होता है? विरक्त, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, साधु सन्यासी टाइप का आदमी, साधु टाइप होता है, साधु प्रकार का होता है, शांत होता है बिल्कुल। ठीक है ना? इसको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। बात समझे कि नहीं समझे? तो जो हमारे एप्रोकेट साहब थे, और देखिए ये बातें आपको बहुत याद रखनी है, ये बातें आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्यारे बच्चे एक बात याद रखो, जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने जो भी देखा है सीटेट के पेपर में, तो वहाँ पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत भरमार देखी। आप जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए इनको आप निरंतर पढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, आप आराम में रहेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। उसके बाद आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अगले सेल्डन के, युंग के बहुत सारे वर्गीकरण हम सारे आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये आप पढ़ते रहिए बराबर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। 4 से 5 वीडियो में धीरे धीरे करके हम ख़त्म करेंगे। और हमारी जो फीस है उसमें आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बार बार कहने की बात नहीं है। और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि हफ्ते में 3 से 4 वीडियो हम अब आपको CDP के देने वाले हैं, और बहुत ही जल्द कोर्स आपका कंप्लीट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।